हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है। क्योंकि 8 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थीम के ऊपर है, जो कि ईवीएस में जो थीम दी गई है। तो थीम कितनी है, 6 थीम है और सब थीम कितनी है, वो 4 है। तो यहाँ से भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे कि थीम जो है वो कौन कौन सी है, सब थीम है वो कौन कौन सी है। उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे कि आपका प्रीवियस ईयर में थीम से क्वेश्चन किस प्रकार बना है। और जो थीम है वो उसमें से हमने कई टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा परिवार और मित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थीम देखते हैं कि जो थीम है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी देखिए, शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीम और 4 उप थीम मतलब सब थीम में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितनी थीम, मुख्य थीम कितनी है, 6 है, और सब थीम मतलब उप थीम कितनी है, तो 4 है। और वो 4 जो उप थीम है किसके अंतर्गत आएंगी, तो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आएंगी हमारी 4 उप थीम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उप थीम किसके अंतर्गत आएंगी, तो परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत आएंगी हमारी 4 उप थीम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे जो 6 मुख्य थीम है वो कौन कौन से। तो पहला थीम है परिवार एवं मित्र मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर आएगा दूसरी थीम है भोजन फूड। तीसरा है पानी वाटर। चौथा है आवास शेल्टर। पांचवी है यात्रा ट्रेवल। और छठी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या क्या कवर किया पहले ये देख लेते हैं। तो हमने अपना आवास कंप्लीट कर लिया है, फूड भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो हमारे उप थीम है। तो परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम है, ठीक है। परिवार एवं मित्र क्या है, तो ये हमारी मुख्य थीम में से एक थीम है। इसके अंतर्गत आएंगी हमारी 4 मुख्य थीम आए, वो सॉरी उप थीम आएंगी। अब वो 4 उप थीम कौन कौन सी हैं, तो आपसी खेल, सॉरी आपसी संबंध, काम और खेल कूद, जानवर, पौधे। ये हमारे हो गए 4 उप थीम। किसके अंतर्गत आए हैं, तो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आए हैं हमारे 4 थीम, ठीक है। अब जो भोजन दिया गया है इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या आएगा, भोजन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये चखना और पचाना, सॉरी चखना और पाचन या पचाना एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्वाद कलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और जो पाचन की प्रक्रिया है कि जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो कैसे कैसे वो हमारे शरीर में अंदर जाता है, पचन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ा जाएगा। भोजन ये भी टॉपिक हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। पकाना, तो भोजन पकाने के जो तरीके हैं मुख्य रूप से 4 तरीके हैं। कौन कौन से, भुनना, उबालना, तलना और सेकना। तो ये टॉपिक भी हमने अपना कवर कर लिया है। अब हम संरक्षण देखेंगे कि संरक्षण तरीका कौन सा, घरेलू उपाय मतलब कि भोजन को लंबे समय तक कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं घरेलू उपाय से, ठीक है। जैसे अचार हो गया, अमावट, तब आम का जो आम की जो पापड़ी बनती है, सूखा आम आम के गूदे को सुखाकर जो बनाया जाता है, उसे हम कैसे मतलब कि प्राचीन समय में कैसे किया जाता था, अब हम कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। और जो लास्ट है इसमें भोजन के अंतर्गत वो है किसान और खेती, मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बीज से फसल तक का सफ़र, मतलब कि किसान जो है वो कैसे बीज को खेत में बोता है और किस प्रकार से वो फसल तैयार होती है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो अब ये चीज़ें तो हमने देख ली कि कौन सी हमारी थीम है, कौन सी उप थीम है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है वो किस प्रकार पूछा गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, आप लोग भी ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। ईवीएस जो पाठ्यक्रम है उसे कितने थीम में बांटा गया है, तो 6 थीम में बांटा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, कथन ये है, फर्स्ट कथन है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, यातायात, आवास एवं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब होते हैं। अब देखिए,
बच्चों के जीवन के करीब कैसे होते कि जितने भी थीम आपने देखा है ये आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं, कैसे क्या होता है, कैसे हम पानी जो है इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ से पानी हमें मिलता है, और सारी चीज़ें परिवार और मित्र ये भी हमारे बचपन से आ रहे हैं। तो मतलब कि जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं इसलिए शामिल की गई हैं कि बच्चे जो हैं उससे देख कर सीखें, ठीक है। क्योंकि जो मतलब प्राइमरी लेवल पर जो क्वेश्चन मतलब प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं छोटे-छोटे होते हैं, जैसे कि ईवीएस जो है ये कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों में आती है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं आती है। तो भले ही 5वीं तक के बच्चों में आएगी लेकिन छोटे ही तो होंगे वो लोग। तो जो उनके आस-पास मतलब जो अपने वातावरण में अपने आस-पास होती हुई चीज़ों को देखेंगे तो उनको चीज़ें समझ में भी आएँगी और वो खुद से रिलेट भी कर पाएँगे, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन तो हमारा सही है। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन भी हमारा सही है, क्योंकि पानी, आपसी संबंध, यातायात, आवास एवं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं या सीखते हैं जो भी है, ये भी हमारा जो 6 थीम है उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ये मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही हमारे क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है परिवार, परिवार और मित्र, ठीक है। तो ये हमारी क्या है मुख्य जो अगर हम मुख्य टॉपिक की बात करें, मेन टॉपिक की, तो यही है हमारी। क्योंकि आपके जो थीम है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो मैंने सोचा कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपको जो थीम और सब थीम है उसको दिखा दिया जाए और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया ये दिखा दिया जाए। तो चलिए आज अपना जो मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं, परिवार। तो परिवार को समाज की आधारशिला कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आधारशिला कहा जाता है। और जो परिवार है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। तो जो फैमिली शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसको देखते हैं। तो जो फैमिली शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई या किस भाषा के शब्द से हुई, तो लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन के किस शब्द से, तो फैमुलस से हुई है। किससे? फैमुलस से हुई है। अब फैमुलस का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में, तो इसका अर्थ होता है नौकर। क्या होता है? इसका अर्थ होता है नौकर। फैम मतलब कि लैटिन भाषा में अगर इसका अर्थ देखा जाए फैमुलस का, तो इसका अर्थ होता है नौकर, ठीक है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो फैमुलस लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है नौकर, ठीक है। अब अगर परिभाषा की हम बात करें तो परिवार जो है ये समाज की मूलभूत और सबसे छोटी इकाई है। ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। कब पूछा गया है? 2021 में ये पूछा गया है, ठीक है। कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो परिवार है। इसमें जो परिवार है इसमें सामान्यतः कौन से लोग होते हैं, तो पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं इसमें, मतलब मेल फीमेल होते हैं और उनसे संबंधित और सारे बच्चे मतलब कि और सारे लोग सदस्य होते हैं। अब जो इसमें अगर हम शिक्षा की केंद्र माने या बच्चे का अगर शिक्षा का केंद्र कौन सा होता है, तो परिवार ही क्या होता है, परिवार को ही बच्चे की पहली पाठशाला कहा जाता है। और उस पाठशाला की अगर हम शिक्षक की बात करें कि जो बच्चे की प्रथम पाठशाला का शिक्षक कौन है, तो वो माता होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो माता के बहुत ज़्यादा करीब होता है और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हीं के बीच में तो रहता है। तो जैसे वो व्यवहार करेंगे, जैसे खाना खाएँगे, उठेंगे, बैठेंगे, बड़ों से जैसे वो बात करेंगे, उन्हीं की नकल करके वो सीखता है। जैसा वो करेंगे उसी उसी तरह बच्चे जो हैं वो भी व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। और शिक्षक माता को शिक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं अधिकतर समय अपनी माता के साथ बिताते हैं। तो माता ही बच्चों को वैसे तो सारा परिवार ही बच्चों को सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन जो माँ का रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं काफ़ी टाइम बिताते हैं माँ के साथ, तो
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें माता ही सिखाती है बच्चों को, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। बच्चे की प्रथम शिक्षक कौन होती है, तो उसकी माता होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम परिवार के प्रकार की बात करते हैं। तो परिवार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। अब संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर क्या है, इसे भी देख लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये रहा संयुक्त परिवार और ये है एकल परिवार। अब संयुक्त परिवार में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं, मतलब कि दादा दादी, चाचा चाची और छोटे छोटे बच्चे और बहुत सारे लोग, ताया जी ताई जी, मतलब एक संयुक्त परिवार मतलब कि एक परिवार में 20 से 25 सदस्य, इससे ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त परिवार। अगर एकल परिवार की बात करें तो इसमें केवल पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, बस इतने ही होंगे एकल परिवार में। अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर संयुक्त परिवार की बात करें, जिन्हें हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं मैं तो जॉइंट फैमिली से हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो न्यूक्लियर, मतलब एकल परिवार को न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। मैं तो भई एकल परिवार से हूँ, क्योंकि दादा दादी और ये सब तो गांव में रहते हैं और हम शहर में अपनी मम्मी पापा और हम दोनों भाई बहन रहते हैं, तो वो एकल परिवार हो गया। तो चलिए संयुक्त परिवार देखते हैं। इसमें 3-4 पीढ़ियों के सदस्य, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं इसमें? 3-4 पीढ़ियों के सदस्य होते हैं संयुक्त परिवार में, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। अब संयुक्त परिवार का लाभ क्या है? तो इसमें क्या होता है, जो संयुक्त परिवार होते हैं इसमें जो घर के वरिष्ठ होते हैं, मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मुखिया होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जॉइंट फैमिली में एक जो बड़े मतलब जो सदस्य में सबसे ज़्यादा एज के होंगे वही मुखिया होते हैं। और मतलब उस घर के ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब कि अगर हम निर्णय की बात करें कि किसी चीज़ का अगर निर्णय लेना है तो वही करेंगे, और जो निर्णय लेंगे वही सबको मानना भी होगा। ठीक है, कि हाँ, अगर उन्होंने कह दिया कि 5 बजे खाना खाना है तो खाना है सबको, परिवार के पूरे सदस्य को। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, संयुक्त परिवार। अब लाभ इसके ये हैं कि संयुक्त परिवार में काफ़ी सारे सारे सदस्य हैं, तो भाई सबके पास सबकी जॉब होगी, कोई कुछ ना कुछ करता ही होगा। तो ज़िम्मेदारियों पर खर्चे जो होंगे वो साझा होंगे। ठीक है, क्योंकि अब मुखिया एक है तो सभी लोग पैसे मुखिया को देंगे, और मुखिया क्या करेगा, वही तो सबको उसके ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ज़िम्मेदारियाँ और खर्चे साझा होते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति पर बोझ नहीं पड़ता है। परिवार का मुखिया प्रायः दादाजी निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर बच्चों का रोल नहीं होता है, क्योंकि मतलब कि आपने देखा होगा जो आपके मतलब जो जॉइंट फैमिली है उसमें बच्चों को अक्सर कोई राय लेना है, मतलब कुछ मशवरा करना है या कोई भी निर्णय लेना है तो बच्चों से नहीं पूछा जाता, अक्सर नहीं पूछा जाता है। मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि 100 में से 2-4 परिवार ऐसा होगा जिसमें बच्चे शामिल होंगे कि हाँ, निर्णय लेने में, मतलब कुछ राय देने में, कि उनसे भी पूछ लिया जाए कि हाँ, वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में कुछ करना है। तो ये संयुक्त परिवार में नहीं होता है, उनसे नहीं पूछा जाता, वो घर के जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं वही अपना निर्णय ले लेते हैं, किसको क्या करना, क्या पढ़ना, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब एकल परिवार की अगर हम बात करें तो जो एकल परिवार होता है इसमें केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एकल परिवार के बारे में। ठीक है, कि एकल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं, तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ ये हैं कि इसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता अधिक होती है और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। जैसे देखिए, जो एकल परिवार होगा उसमें क्या होगा कि जो बच्चे होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है इसमें। अब आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ती है? तो देखिए, जैसे कोई चीज़ निर्णय लिया गया है तो बच्चों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है एकल परिवार में, कि हाँ भाई तुम बताओ कि ये कैसे होगा?
कुछ राय मशवरा करना तो पति पत्नी कुछ मतलब एक दूसरे से विचार विमर्श करके ही करते हैं कि हाँ इसको ऐसे करना है। बच्चों से भी पूछ लिया जाएगा कि भाई तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये एकल परिवार में होता है, संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ संयुक्त परिवार के लाभ भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप मतलब कि अगर देखा जाए कि कोई संयुक्त परिवार की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर कोई जैसे मान लीजिए आपके चाचा जी हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, अपनी लड़की को पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन दादाजी मना कर दिए। तो भाई आप नहीं भेज सकते हो क्योंकि वो आपके बड़े हैं, आपके मुखिया हैं, ठीक है? भले ही आप कमा रहे हैं लेकिन आप कमा के ला रहे हैं अपने पिताजी को दे रहे हैं, तो भाई पैसा उनके पास है, वो कह रहे हैं नहीं जाएगी बिटिया बाहर, तो अब नहीं जाना। लेकिन अगर एकल परिवार होता तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी बिटिया को भेजना चाहते हैं तो आप भेज देते कि हाँ मेरी बिटिया वो पढ़ने जाएगी। तो कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं, एकल परिवार के भी और संयुक्त परिवार के भी, दोनों के, दोनों में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, ठीक है? अब परिवार का महत्व देख लेते हैं, ठीक? तो सुरक्षा और सहयोग, परिवार के सदस्य एक दूसरे को भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। संस्कृति का संरक्षण, खान पान, त्योहार और धार्मिक आस्था जैसे परंपराएं परिवार के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं, ठीक है। एकल परिवार में जो चुनौतियां हैं उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो एकल परिवार वह होता है, ये तो हमने देख लिया, अच्छा ठीक हुआ बात है। तो एकल परिवार की अगर चुनौतियां हैं उसे हम देखें तो एकल परिवार वह होता है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं और चुनौतियां इस प्रकार हैं। चुनौती क्या है उसको पहले देखेंगे। तो रोज़मर्रा की कठिनाइयों से अकेले ही जूझना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा ऑफिस में जाते हैं, आपकी मम्मी घर पे रहती है, तो और आप हैं, आपकी बहन है, दो लोग आप हैं। तो वो चले गए बाहर सुबह सुबह अपना, घर पे जो है, अगर मम्मी अकेली बची, आप बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो मम्मी को घर का सारा काम अकेले करना पड़ा। अगर वहीं पे आपकी मान लीजिए कि आपके चाचा पापा ये सब बाहर चले गए, आपकी चाची हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी बुआ हैं, और आप दो चार लोग हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक एक काम सब लोग कर कर लेते, तो सारा भार एक पे नहीं पड़ता, ठीक है। आराम से सब आराम भी कर लेते और काम भी हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि भाई वो अकेली हैं, तो घर का सारा काम और आपको भी देखना, ये सब उनको अकेला करना पड़ेगा, तो ये इनकी चुनौतियाँ हो गई, ठीक है। किसी आकस्मिक परेशानी या बीमारी के समय तुरंत मदद के लिए घर में बड़े अन्य सदस्य जैसे दादा दादी मौजूद नहीं होते हैं, ठीक। अब निर्णय प्रक्रिया, इस परिवार में फैसले आपसी समझ और परामर्श से लिए जाते हैं। अक्सर बच्चों की राय को भी महत्व दिया जाता है। तो ये तो भाई क्या हो गया इसमें, महत्व हो गए। अब बच्चे जब राय, अब अगर बच्चों से अगर राय लेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, मतलब वो आत्मनिर्भर बनेंगे और ज़्यादा चीज़ों की चिंतन करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। अब परिवार के बारे में कुछ कथन विद्वानों के द्वारा दिया गया है, तो उनको हम देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। तो पहला कथन जो हम देखेंगे काम्टे का, तो इन्होंने कहा कि परिवार समाज की मुख्य इकाई है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि परिवार समाज की मुख्य इकाई है। प्लेटो प्लेटो ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। किसने, अब आपके क्वेश्चन किस प्रकार यहाँ से बनेंगे, तो दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो के द्वारा कहा गया है। तो परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, किसी के द्वारा कहा गया, तो प्लेटो के द्वारा कहा गया है। बच्चे की प्रथम शिक्षक कौन होती है, माता होती है। और एक है मॉर्डोक, इन्होंने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। इन्होंने क्या कहा कि परिवार जो है एक सार्वभौमिक संस्था है, मतलब आप विश्व में कहीं भी चले जाएं परिवार होता ही होता है, एक जैसे होते, कहीं एकल होता है, कहीं संयुक्त होता है, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम सत्ता के आधार पर देखें कि परिवार का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, मतलब कि कहीं पर माता जो होती हैं वो घर की मुखिया होती हैं, कहीं पर पिता या दादाजी जो घर के मुखिया होते हैं, उस आधार पर यहाँ पर बात की गई है। राजनीति सत्ता वाली बात नहीं की जा रही है यहाँ पे,
ठीक है। तो पहला हमारा है पितृसत्तात्मक परिवार। कौन सा है? पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें परिवार का मुखिया पिता या कोई वरिष्ठ पुरुष होता है। सत्ता और निर्णय का अधिकार पुरुष के पास होता है। तो इसमें जो पितृसत्तात्मक परिवार, इसमें क्या होता है कि जो घर का मुखिया है पिताजी होंगे या कोई वरिष्ठ जो पुरुष होगा वो होगा। इसमें सत्ता और निर्णय का अधिकार पुरुष के पास होता है। इसमें क्या होता है कि जब स्त्री का विवाह होता है, ठीक है, तो वो अपने पति के साथ उसके घर जाती हैं पितृसत्तात्मक के में। अगर मातृसत्तात्मक की हम बात करें तो इसमें जो परिवार की मुखिया होती हैं माता जी होंगी या हमारी दादी होंगी जो वरिष्ठ होंगी। विवाह के बाद पुरुष पत्नी के घर जाकर रहता है, ठीक है। मातृसत्तात्मक में क्या होता है कि विवाह के उपरांत मतलब बाद जो पति है वो पत्नी के घर जाकर रहता है। और ये कहाँ पर होता है? तो मेघालय की एक जनजाति है खासी जनजाति में ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम एक नोट करके आप लिख लीजिएगा, वंश वृक्ष मतलब फैमिली ट्री। तो जो परिवार है इसे पारिवारिक वृक्ष के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है। किसी भी परिवार के संबंधों और पीढ़ियों के इतिहास को पारिवारिक वृक्ष के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसमें रिश्तों की स्पष्टता बनी रहती है। तो ये हो गए परिवार वृक्ष। ये नोट करके ऐसे लिख लीजिएगा कि किसी भी परिवार के संबंधों और पीढ़ियों के इतिहास को पारिवारिक वृक्ष के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं परिवार के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो परिवार के जो प्रमुख कार्य है, एक है आवश्यक कार्य और एक है अनावश्यक कार्य। प्रमुख कार्य को दो भागों में बांटा गया है, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। मतलब कौन से ऐसे कार्य हैं जो आवश्यक हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आवश्यक नहीं है। गैर आवश्यक भी बोल सकते हैं और अनावश्यक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आवश्यक कार्य है उसमें पहला है प्रजनन और संतति पालन। कौन सा? प्रजनन मतलब बच्चे पैदा करना, मोटी मोटी भाषा में बोल दें तो बच्चे पैदा करना, ठीक है। प्रजनन और संतति पालन ये आवश्यक कार्य में आएगा। तो नए सदस्यों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना परिवार का सबसे बुनियादी कार्य है जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो ये आवश्यक कार्य, बच्चे पैदा करना आवश्यक कार्य के अंतर्गत आएगा फैमिली में। दूसरा है भरण पोषण और सुरक्षा, ये भी आवश्यक कार्य के अंतर्गत आएगा। सदस्यों को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना ये भी आवश्यक कार्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यौन संतुष्टि, तो यौन संबंधों को नियमित करना और संतुष्टि प्रदान करना ये भी आवश्यक कार्य में आएगा। सामाजिकरण ये गैर आवश्यक, मतलब इसको हम गैर में भी रख सकते हैं और आवश्यक में भी रख सकते हैं। बच्चों को समाज के नियम, मूल्य, परंपराएं और नैतिकता सिखाना जिससे उनका व्यक्तित्व विकसित हो और वे समाज में घुल मिल सके, इसे हम आवश्यक में भी रखेंगे और गैर आवश्यक में भी रखेंगे, ठीक है। मतलब बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना या नैतिक मूल्यों को विकसित करना, ये चीज़ें जो हैं वो समाजीकरण में आती हैं। भावात्मक समर्थन ये क्या है? गैर आवश्यक है। सदस्यों को प्यार, स्नेह, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करना, इन्होंने कहा, इसमें कहा गया है कि ये क्या है? गैर आवश्यक, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो लगता है भैया बहुत आवश्यकता है, पता नहीं। आर्थिक सहयोग, तो आर्थिक सहयोग में क्या है? ये आर्थिक सहयोग जो है ये कैसा है? ये गैर आवश्यक है। संसाधनों का प्रबंधन करना और सभी सदस्यों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना, इन्होंने कहा कि ये गैर आवश्यक है, मतलब ये आवश्यक नहीं है। शिक्षा, इन्होंने शिक्षा को भी गैर आवश्यक माना है। सदस्यों खासकर बच्चों को बुनियादी शिक्षा और कौशल प्रदान करना, इन्होंने कहा कि ये गैर आवश्यक है, मतलब आवश्यक नहीं है। क्योंकि बिना शिक्षा के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कौशल सीख चुके हैं, सीख सकते हैं। सामाजिक पहचान और स्थिति ये भी गैर आवश्यक में आएगा। सदस्यों को एक सामाजिक पहचान और अपनी जगह देना, इन्होंने कहा कि ये क्या है? ये गैर आवश्यक है। मनोरंजन, सदस्यों को आराम और आनंद के अवसर प्रदान करना, ये भी क्या है? अनावश्यक है, मतलब गैर आवश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन सब से हमारा क्वेश्चन किस प्रकार बनता है वो भी देख लेते हैं। तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो गई है भाई, क्योंकि जो चैप्टर है ये भी तो थोड़ा लंबा ही है। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस प्रकार है।
पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 3 की छात्रों को रमा ने सिखाया कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 2018 में पूछा गया आपका। तो पहला ऑप्शन है परिवार की परिभाषा गलत है। गलत। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। यहाँ संवेदनशील असंवेदनशील का कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये भी गलत है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एकल परिवार से तात्पर्य है 1990 के बाद बना परिवार। भाई ऐसा कोई वो ही नहीं है कि 1990 के बाद अगर परिवार बना है तो वो एकल परिवार कहलाएगा। परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता हों। अगला है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता दादा दादी हों, तो ये संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपके मतलब कोई ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो जिसमें बच्चे पढ़ने वाले हों, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आपका छोटा भाई बहन हो या फ्रेंड हो, तो आप उनके पास शेयर भी कर दीजिए जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और अगर जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही। अगर कोई दिक्कत हो या कुछ और जानना हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं जिससे मुझे आप पता चलेगा आपके बारे में। क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम आमने सामने बैठकर बात कर लें कि हाँ इसको ऐसे बताना है या मुझे और कुछ जानना है। तो एक कमेंट ही जरिए है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही और आप सभी का, जितने भी लोग मुझसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है।